नमस्कार मित्रों, सादर नमस्कार। मैं यशवीर भाटी फ्रॉम ग्रेटर नोएडा आप सभी का खटाना बुलेटिन लाइव सेशन जो शख्सियत के नाम से बहुत चर्चित सेशन है, मैं सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप निरंतर लाइव सेशन देखते रहते हैं और आज ये चर्चा का विषय है ये लाइव सेशन। और मेरे समक्ष है एक बहुत होनहार गुर्जर समाज की एक शख्सियत डॉक्टर सत्येंद्र पवार जी, जो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से हैं। मैं खटाना बुलेटिन लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और तमाम टीम की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप हमारे चैनल में आए हैं, तो मैं सत्येंद्र जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी, आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप कहां के मूल निवासी हैं और जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड है उसके बारे में आप बताएंगे। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी पवार साहब। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यशवीर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। मैं मूल रूप से सहारनपुर के गांव घाटेड़ा का निवासी हूं और मेरे पिताजी एक किसान हैं। सामान्य परिवार से मैं संबंध रखता हूं। वर्तमान में मैं गोचर महाविद्यालय रामपुर मनिहारान में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव के ही एक छोटे से स्कूल से प्राप्त की है, कक्षा 8 तक। उसके बाद मैं 9th से 12th तक गुर्जर समाज की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्रचारिणी सभा के अंतर्गत आने वाले गोचर कृषि इंटर कॉलेज से एग्रीकल्चर में माध्यमिक की शिक्षा प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए मैं गोचर महाविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। उसके तदुपरांत चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ कैंपस में मेरा प्रवेश एमफिल में हुआ। वहां से मैंने एमफिल की डिग्री प्राप्त की है। 2016 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी संस्था है, उसके द्वारा आयोजित नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट 2016 में मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान से प्राप्त किया था, क्वालिफाई किया था। उसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से ही पीएचडी के एग्जामिनेशन में मैंने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था प्रवेश परीक्षा में। इस प्रकार मैं एमफिल, नेट और पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुका हूं और लगभग 4 देशों में, मलेशिया, थाईलैंड, नेपाल और इंडोनेशिया, यहां पर हम हमारी टीम मिलकर के 4 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कर चुके हैं और लगभग 2,500-3 हजार किसानों के बीच में हम व्यक्तिगत रूप से विशेषज्ञ के तौर पर भी सहारनपुर में काम करते हैं। तो ये मेरा छोटा। डॉक्टर सत्येंद्र पवार जी, परिवार में माताजी और पिताजी के साथ साथ और कौन कौन है परिवार में आपके? परिवार में सर, आपके पिताजी किसान, आपने कहा कि साधारण किसान परिवार से है, और माताजी भी, क्योंकि परिवार की पूर्णता तभी है कि माता पिता दोनों का इंट्रोडक्शन भी हो और उनकी बैकग्राउंड सारा पता चलना चाहिए सभी दर्शकों को भी। जी बताएं। मेरे पिताजी का नाम सर जगमित्र सिंह जी है, जो कि किसान है। माताजी श्रीमती सविता देवी है, वे गृहिणी है। और मेरे से छोटे 2 भाई बहन हैं। बहन की शादी हो चुकी है और छोटा भाई जर्मनी की एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसमें अकाउंट मैनेजर के पद पे कार्यरत है। और जो आपकी बहन है, उनकी एजुकेशन के बारे में, उनको पढ़ाया आपने या नहीं पढ़ पाई हो? जी नहीं पढ़ पाई हैं, और वो आर्ट ह्यूमैनिटीज में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हिंदी एमए से उन्होंने किया है और उसके बाद उनकी फिर बाबा जी वगैरह जो पुराने ख्यालों के लोग हैं, उन्होंने अपना उनकी रिसर्च कर दी थी। जो अक्सर गुर्जर समाज में ये रहता है कि भाई लड़की अब थोड़ी सियानी होगी और जल्दी शादी कर दो। जी जी जी।
और बेटों पर तो ध्यान देते हैं कि पढ़ लिख के इनको कामयाब करो, इनको प्रोफेसर बनाओ और आगे निकालो, और बेटियों की जल्दी शादी कर दो। तो ये सोच तो है, और उसी की वजह से पिछड़ापन भी समाज में पूरे में ही है, आपके यहाँ क्या सभी जगह है। हाँ जी। सुपेंद्र जी, आप जी जो एक साधारण किसान परिवार में आपके पिताजी बहुत ज्यादा मतलब कृषि के क्षेत्र में तो वो जागरूक और अवेयर रहे, जी आपको अच्छी तालीम उन्होंने दी है, अच्छी जगह पढ़ाया है, और इस सब जो प्रेरणा है कि आज आप प्रोफेसर हैं और 4-4 देशों में आप कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और रिसर्च के फील्ड में, और देश भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और आपने मतलब पहले तो ये बताइए कि आपको प्रेरणा जो है ये सारी आगे बढ़ने की कहाँ से आई है? सर, मैं जहां तक मेरे जीवन का अपना अनुभव रहा है, जीवन में कहीं भी किसी मुकाम पे पहुंचने में दो जी, तीन लोगों का आपके जीवन में बड़ा रोल रहता है। सर्वप्रथम तो आपके परिवार का संस्कार, आपके माँ बाप का संस्कार आपके साथ रहता है, और इस मामले में मैं दोनों ही छोर पे जो है बड़ा भाग्यशाली रहा हूं। दूसरा छोर होता है कि आपको किस तरह के टीचर और किस तरह के लोग बाहर मिलते हैं। तो मेरे माताजी और पिताजी ने मुझे कभी कोई काम करने के लिए नहीं कहा कि भाई दूध निकाल लो, आप जो है घास काट के ले आओ, या आप जो है हम्म, सो के उठ जाओ। उन्होंने हमेशा मुझसे ये कहा कि भाई बाप पढ़ो। जी, हम ज्यादा हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा जो सहयोग है वो आपको 100% है, और आप हमें जो है कोई उपलब्धि प्राप्त करके दिखाओ। हमारी तरफ से आपको कोई किसी भी तरह का जो हिंडरेंस होती है, जो बाधाएं कई बार लगती हैं, जो हम समझते हैं कि ये काम है किसान परिवार के बीच में, लेकिन वो बाधाएं कई बार आती हैं सामने बच्चे के, जिसमें वो पूरा अपना समय नहीं दे पाता। तो उस तरह की कभी कोई समस्या मेरे साथ नहीं है। जी, दूसरी बात जो शिक्षक के छोर को होती है, जी, क्योंकि जीवन में शिक्षक का भी अच्छा होना बहुत बड़ी बात है, और ये भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा है कि मुझे हमारे कॉलेज में डॉक्टर राजवीर सिंह जी और डॉक्टर जेपी सिंह जी जी, ऐसे दो शिक्षक मिले, जिन्होंने इस कच्चे घड़े को एक फ्रेम देने का, इस टूटी फूटी तस्वीर को एक फ्रेम देने का बहुत बड़ा काम किया। बड़ी बात, तो बड़ी बात। ये जो प्रेरणाएं हैं आपके, फिर आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं, किस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं। आप आप अगर अच्छे लोगों के साथ रहो, फ्रेंड सर्किल है जो मेन। जो फ्रेंड सर्किल है आपका, या आप जिस तरह के समाज में बैठते हैं, आप फिर उसी तरीके से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और तो हमारे ये गुरुजी एक जी हाँ, बोलिए, 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 बताइए। एक जी, कहावत भी कहते हैं कि भाई अगर मास्टर के साथ रहोगे तो मास्टर हो जाओगे, चोर के साथ रहोगे तो चोर हो जाओगे, और नेता के साथ रहोगे तो नेता हो जाओगे। तो मेरे वैसे ही जीवन गुण आ में, जाते हैं। जी, मेरे जीवन में ये घटना घटी। मैं शुरू से ही प्रोफेसर्स के बीच में रहा, और आज जो है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप लोगों के समक्ष हूँ। तो आपने हॉर्टिकल्चर को ही मतलब जो सेलेक्ट किया है, ये आपकी जी हॉबी थी, मतलब आप चाहते थे कि मैं हॉर्टिकल्चर से ही पीजी करूं, ग्रेजुएशन करूं और पीएचडी, एमफिल ये सब करूं, सर, मतलब। जीवन में ना बहुत सारी चीजें बदलती हैं। आदमी जो जी, शुरू से लेकर चलता है, कई बार वो चीजें पहुंच नहीं पाती उसकी। एक्चुअली हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में एक सब्जेक्ट होता है एक्सटेंशन, जी, कृषि प्रसार, और पब्लिक स्पीकिंग का और सोशल वर्किंग का वो सब्जेक्ट होता है, और मेरी रुचि बचपन से उसमें ही रही है। तो जब मैं बीएचयू वगैरह के लिए गया, आईसीआर का मैंने एग्जाम दिया, और बीएचयू का एंट्रेंस भी मैंने क्वालिफाई किया था जी, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। और मेरा जी, सपना सिर्फ यही था कि मैं एक्सटेंशन से जो है एमएससी और पीएचडी करूं। हम्म, लेकिन कई बार जो है किस्मत को नहीं इस तरह की चीजें होती मंजूर, तो वहां मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। और फिर जी, मैंने नजरें घुमा के देखी, तो मैंने पाया कि भाई अब जो है मैं अपनी तस्वीर जो है, अपनी तकदीर यहीं से लिख सकता हूँ। तो हॉर्टिकल्चर जो सब्जेक्ट था मेरा, वो एक्सीडेंटली मैं उसमें पहुंचा था। जी, जी, लेकिन अ, जी, जी, उसके बाद फिर मैंने, टीचर लोगों ने और सब लोगों ने मुझे कहा कि भाई अब विकल्प नहीं है, अब आप जो जी, है पोस्ट ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, अब जी, यहीं से आपको कुछ ना कुछ लेकर निकलना है। और वो बात बड़ी, हॉर्टिकल्चर विषय बहुत दिलचस्प विषय है उस भी, और भारत कृषि प्रधान देश है और उसको जी, जरूरत भी है। उस पे आऊंगा मैं, वापस आऊंगा उस पे। जी, तो वहां से जो है सर, फिर मेरी यात्रा जो है शुरू हुई। और एमएससी में एक सामान्य सा छात्र था ग्रेजुएशन तक। जी,
लेकिन एमएससी जो है फिर मैं 80% 82% के आसपास लेकर आया। उसी तरीके से मेहनत और लोगों का साथ, लोगों का मार्गदर्शन, माँ बाप का सहयोग, साथियों का सहयोग, वो सारी चीजें जब निकली तो एक जो है फ्रेम बनकर तैयार हो गया। अंबानी की मैंने बायोग्राफी पढ़ी है। आपके जी जीवन बनने में सिर्फ के आप समझते हो कि भाई मेरा अकेले का कोई योगदान है, तो वो नहीं होता। अंबानी साहब ये कहते हैं अपनी बायोग्राफी में कि जिंदगी में आदमी को हर समय एक टीम की जरूरत होती है। बिना सर्कल के वो कभी भी कहीं नहीं जा सकता। इवन अगर आप अपने घर में भी हैं तो वहां भी जी आपको एक टीम की जरूरत है। कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए बीवी की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, माँ बाप, चाचा ताऊ, बाबा दादी, ये सब एक टीम का हिस्सा होती है हमारी, जो हमें बनाती है। अब परिवार का मतलब ये है। परिवार का मतलब ये है। हम्म, परिवार का मतलब है आपका संगठन। बिल्कुल जैसा बिल्कुल। संगठन आपके पास होगा, आप उसी तरीके से जो है अपने जीवन को रास्ता देने में सक्षम रहते हैं। ये कोई इंटरनल जागरूकता भी आपने फील करी करे अपनी लाइफ में कि एक अंदर से कोई जागृति, जो प्रेरणा होती है कि कुछ कर गुजरने की या कुछ प्राप्त करने की इच्छा जी शक्ति जिसको हम कहते हैं, हाँ, तो उसके वो बाद। तो बिल्कुल है। उसमें स्वामी विवेकानंद जी का एक कोट है कि जी एजुकेशन जो है आपके अंदर का जो कैरेक्टर है जी उसको निकालने के लिए होती है। इंग्लिश में उन्होंने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द परफेक्शन प्रेजेंट ऑलरेडी इन द मैन। जी जी और जो मेरे अंदर परफेक्शन था बोलने का, वो जी एजुकेशन के माध्यम से आया। और मुझे ये लगा कि भाई मैं अगर दुनिया में कोई अच्छा काम कर सकता हूं तो मैं टीचिंग का कर सकता हूं, मैं लोगों को पढ़ा सकता हूं, मैं लोगों को हम्म। मोटिवेट कर सकता हूं। मैं पब्लिक के बीच में जाके जो मैं सीखूंगा, जो अनुभव मेरे साइंटिफिक होंगे, मेरे सोशल अनुभव होंगे, उनको बोलने के माध्यम से मैं अपने लोगों के बीच उसको लेके जा सकता हूँ। आप क्योंकि हॉर्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं, आप जी गांव में जाके किसानों को या उनको जागरूक करने में अपनी कहीं भूमिका बनाते हैं क्या? जी, हम जो है लगभग 2010 से सर एक हमारे हमने जो एक एनजीओ बनाया हुआ है, गोचर जी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, 2-3 लोगों ने जी मिलकर। तो उसमें हम लोग 6 महीने पे या साल भर में 2010 से लेकर 2014 तक तो हमने जो है फार्मर क्लब्स ऑर्गेनाइज किए हैं। जी उनमें हम लोगों को जो है नाबार्ड के साथ जोड़ते थे और विभिन्न विभिन्न प्रकार के उनके प्रशिक्षण, उनके जो है टूर, यूनिवर्सिटीज के जो एग्रीकल्चर के संस्थान हैं वो हमने कराए हैं। लगभग 3-4 हजार किसान हमारे साथ जो है उस समय जुड़े हुए थे। और अभी भी जब भी हमें समय मिलता है तो केवीके के माध्यम से या फिर अपना ही हम कई बार प्रोग्राम बना लेते हैं कि भाई चलो आज किसानों के बीच चलते हैं और उनसे जो है डिस्कस कर आएंगे कि भाई क्या समस्याएं हैं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, कैसे काम किया जा सकता है। काउंसलिंग जिसे कहते हैं, उसका भी सर हम जो है काम करते हैं। समय होता है या समय बनाया जाता है? बनाया जाता है, जी समय जो है वो बनाया जाता है कि जी। भाई काफी दिन हो गए हैं, चलिए अब जो है थोड़ा संस्था है तो इस समाज बीच में हित में भी। कि हम देखते हैं कि क्योंकि आपके विषय पर ही ज्यादा फोकस किया जाए ज्यादा बेहतर है, इधर उधर की बातों की बजाय जी कि पूरी भारतीय जो खेती है, कृषि है, वो टोटल जो है केमिकल आधारित हो गई है। और ये भी कह सकते हैं हम केमिकल वॉर है। जी और खाद्यान्न जो वो शुद्ध नहीं मिल पा रहा है, जो पैदा कर रहा है वो तो अ, अपने लिए भी नहीं कर पा रहा है। तो आप इस ओर थोड़ा ध्यान देते हैं क्या कि वो ऑर्गेनिक खेती करें या जी प्राकृतिक रूप से जो खेती है उस तरह से वो अपनाएं? तो इस पे आपका क्या कहना है? सर देखिए, हमारा जो किसान है ना, जी हमारा किसान अभी टेक्नोलॉजी फ्रेंडली या साइंटिफिक थॉट का किसान नहीं हो पाया आज तक भी, 70 साल के जी इतिहास में। जी वो एक जो है परंपरागत खेती करता है। और जिस जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती की हम बात करते हैं, जी जो अभी परिवेश है जी उसमें वो बड़ा मुश्किल काम हो रखा है। जी क्योंकि किसान अपने लेवल से अगर केमिकल बंद कर देता है या फर्टिलाइजर का प्रयोग बंद कर देता है, हम्म वहां तक तो सही है। लेकिन जब उसके खेत में सिंचाई का जो पानी आएगा हम्म और जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े, मुझे ये बात ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं कहनी चाहिए लेकिन हमारा और आपके बीच का है, तो वो जो बड़े बड़े उद्योगों का केमिकल है उस जल सिंचाई में आया हुआ है, उसको हम हम्म कहां तक रोक सकते हैं? हम्म
और सबसे ज्यादा खतरनाक चीजें समाज खेती के अंदर जो है, जो सिंचाई का जल है, उसके माध्यम से केमिकल सबसे ज्यादा आता है। दूसरा, जिस चीज पे हमारा जोर होना चाहिए किसानों को प्रशिक्षित करने पे, क्योंकि हम्म, दुनिया में मात्रा का खेल है, केमिकल की जो बात आई है, हम्म, केमिकल जो है वो चाहे दुनिया में कुछ भी चीज है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, दूध है, या खाना है, या केमिकल है, दुनिया में मात्रा का खेल है। अगर मात्रा किसी चीज से कम हुई तब नुकसान, और ज्यादा हम्म, हुई तो तब नुकसान। और हम्म। आज के समय में जो किसानों के बीच परसेप्शन चला हुआ है, आप भी किसान परिवार से ही हैं, कि भाई जी। पड़ोसी ने जो है 5 किलो यूरिया डाला है 1 बीघा में, तो मैं जो हम्म। है 7 किलो डालूंगा। ये अभी एक बात कर रहे थे आप, प्रशिक्षण वाला मसला। जी ये मानिए कि सिस्टम में केंद्र तो काफी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो प्रैक्टिकल में वो काम नहीं हो पा रहा है कि जो किसानों को पूरी तरह से अवेयर किया जाए, जागरूक किया जाए कि वो सलीके से सारी चीजों को अपनाएं। जी जी, इसमें एक बड़ा सबसे बड़ी समस्या ये आ चुकी है कि जी, किसान भी अपने आप में एक जो है एक्सपीरियंस होल्डर है। मैं ये मानता हूँ कि किसान अपने खेत का खुद वैज्ञानिक होता है। जी, उसे पता है कि भाई अगर ये डोज आप नहीं डालोगे तो इस बार फसल नहीं होगी। और जो जरूरतें हैं हमारी, जी। वो इतनी बढ़ चुकी हैं, इतनी बढ़ चुकी हैं कि ऑर्गेनिक खेती 5 साल में कहते हैं लोग कि भाई खेत जो है पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हो जाता है। मैं ये कहता हूं कि 5 दिन की भी स्थिति में किसान नहीं है कि वो ऑर्गेनिक खेती कर सकता हो। तो वो इंतजार कर ले कुछ। वो कोई इंतजार कर ले। हम्म। दूसरा, जो रॉ मटेरियल है, जी। हमने गेहूं पैदा किया तो बेच दिया, हमने सरसों हम्म, पैदा की तो बेच दी। हम्म, किसान पैसा कहाँ कमा सकता है? आप छोड़ दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को, आप मत जाइए केमिकल पे। आप हम्म। किसान को उसके खेत पे उसके प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग सिखा दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक छोटा जी, सा आलू होता है। जी। 1 किलो आलू किसान का 5 रुपए किलो बिकता है। हम्म, और उसी में से एक आलू, 100 या हम्म, 150 ग्राम का, जब लेज और दूसरे प्रोसेसिंग कंपनी के चिप्स के पैकेट में चला जाता है, हम्म, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मिर्च लगने के बाद, वही हम्म, एक आलू 25 रुपए का हो जाता है। हम्म। तो ये जो हमारा अब यूथ है इस वो, लाइव पर दरअसल आप, जानकारियां बहुत है आपके पास में। इस लाइव पे वो भी हमारा नहीं है कि भाई हम प्रॉपर वे कहाँ से आए, कैसे आए, किन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या है, वो मोटिव नहीं है। जी सारा फोकस तो, ये तो मैं आपको थोड़ा सा कुरेदा है, क्योंकि जी जी भारत भारत जो है कृषि प्रधान देश है और हम सब किसान परिवारों से आते हैं। जी और इसलिए आप डॉक्टर सतेंद्र जी, जी अपने जीवन में जैसे आपका संघर्ष है पढ़ाई का, और माँ बाप ने आपको फ्रीडम दिया कि भैया बेटा आप पढ़िए और आगे बढ़िए, जी। इस बीच में कोई ऐसा घटनाक्रम है कि जो आपको तरह से झकझोरता हो, या आपको ये कहता हो कि भाई ऐसा होता तो ऐसा हो जाता? कोई ऐसा कोई अध्याय या कुछ ऐसा है, या कोई कोई आपको मिस करते हैं, कोई मलाल है आपको अपनी इस लाइफ की जर्नी में? सर, लाइफ की जर्नी में मलाल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जीवन के अपने अपने संघर्ष होते हैं। जी, और हर कोई उसको जो है फेस करता है। जी, बहुत सारे संघर्ष ऐसे होते हैं जो बताने के नहीं होते हैं, लेकिन जी, कहीं ना कहीं आदमी टूटता जरूर है जीवन में। जी। और उस टूटने के बाद जो खड़ा होकर चलना है, हम्म। वो आदमी को बनाता है। क्या बात। और ये इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट मेरे जीवन में आए मतलब, हैं। अच्छा जी। वो आर्थिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, पारिवारिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं। कई बार लगा कि भाई जीवन खत्म है, अब चलो या तो जो है कहीं अपना खेत वेत में काम करेंगे, या अपना जो है कहीं छोटी मोटी नौकरी देखेंगे। हम्म, लेकिन उसके बाद फिर एक अपना जो सेल्फ था, जो लोग देखते थे कि भाई सत्येंद्र जो है कहीं कुछ पहुंच सकता है, हम्म। तो फिर वो देखिए, जो है आपका आपके जो इच्छा शक्ति या इसको कहते हैं कि जज्बात जो है वो आपको गिरने नहीं दिया, और जी मतलब लुढ़क पुढ़क जो आपको फंसने नहीं दिया। जी आखिर जी। आप खड़े हो गए।
जो दिनकर जी की है ना कि भाई चलकर गिरना, गिरकर संभलना, संभल कर फिर चलना। जी जी। वो चीजें सर कहीं ना कहीं जो है पुश करती थी, धक्का देती थी कि नहीं यार, लोगों की बहुत आप नजरें हैं। आप समाज की, गुर्जर समाज की खास प्रतिभा हैं। आपने साधारण परिवार से उठकर एक प्रोफेसर आप बने हैं। तो अब क्योंकि समय का हमारा एक लिमिटेशन है, तो उस अब मैं आपसे लास्ट में ये जानना चाहूंगा कि आपने मुकाम पाया और आप शिक्षक बने, और शिक्षक भी जो है हायर एजुकेशन में जो है आप पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, और आपको एक मुकाम भी मिला है, एक सम्मान भी होता है, टीचर का सम्मान भी है समाज में। तो ये बड़ी बात है। अब मैं आपसे जानना मतलब चाहता, हमारे दर्शक इस बात को भी वाकिफ होना चाहते हैं कि आप जैसे, मैं यहाँ पे ये कह रहा हूं कि हम गुर्जर समाज के जो नौजवान हैं, जो बेटे और बेटियां हैं, जो आज इस मुकाम पर खड़े हैं जहां पर आप कभी होते थे कि कहाँ जाना है, किधर जाना है और क्या करना है, और आपने प्राप्त कर लिया है। आगे भी कोई मंजिल होगी आपकी इससे आगे। तो मतलब आप पहले ये बताएं कि आपका जो मुकाम है, उससे मैं बाद में करूंगा। मुकाम क्या है आपका, मंजिल क्या है? सर मंजिल एक आदमी का जो सपना होता है, जी आम आदमी, अगर भौतिकतावाद की हम बात करते हैं, जी और जो आम किसान परिवार से या हम और आप जैसे मध्यम वर्ग से आता है, जी उसका यही सब एक सपना तो ये होता है कि भाई मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। उसका ये फर्स्ट स्टेप है। जी। उसके बाद आपका जो काम है वो समाज के प्रति शुरू होता है, क्योंकि समाज ने आपको बहुत चीजें दी है। अगर हम्म। गोचर महाविद्यालय ना होता तो शायद सत्येंद्र आज इस स्थिति में ना होता। और गोचर महाविद्यालय ये एक समाज की देन है। तो अब मेरा जो सेल्फ है, मेरा सेल्फ ये कहता है कि भाई जो समाज से जितना मैंने लिया है, मेरी औकात तो इतनी नहीं है कि मैं उनको इतना दे सकूं, मैं इतने बड़े संस्थान खड़े कर सकूं या कुछ इस तरह का। लेकिन मैं जहां हूं वहां रहकर भी मैं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाऊं, और जिस प्रोफेशन में हूं उस प्रोफेशन के माध्यम से निभाऊं। समाज से आने मतलब वाला बच्चा, उसका अपना अपना उद्देश्य। अपना अपना जो है ईमानदारी से सेवा करूं कि जो मुझे नेचर से मिला है और आपकी मेहनत से मिला है, यही आप कहना चाहते हैं। जी अब आप जी। समाज के नौजवानों को, क्योंकि एक एक बूंद से घड़ा भरता है और फिर जो है सागर की कल्पना की जाती है। जी वो सागर कैसे उस नए आयाम स्थापित करे, क्योंकि देश और समाज का नौजवान मुंह बाहे खड़ा है, तो उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर, इसमें तीन चीजें मैं आपका थोड़ा सा समय लूंगा। तीन चीजें जी जो है मैं एक्सप्लेन करनी चाहूंगा। जी कि दुनिया में अगर आप कहीं भी पहुंचना चाहते हैं तो सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया रास्ता है शिक्षा। जी आप अपनी सामर्थ्य से भी आगे जाकर के शिक्षा प्राप्त करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरी सामर्थ्य नहीं है, मैं शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन अगर समाज को, समाज के नौजवानों को, आने वाली पीढ़ी को अपने आप को किसी क्षेत्र में खड़ा हुआ देखना चाहते हैं, चाहे वो प्रशासनिक है, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो शैक्षिक है, तो हमें अपने सामर्थ्य से आगे जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी होगी। क्योंकि समाज सामर्थ्य से आगे जाके बहुत सारे काम कर रहा है, दहेज दे रहा है, शादियों में पैसा लुटा रहा है, कर्ज कर रहा है, लेकिन शिक्षा पे आकर के जो है हम रुक जाते हैं। हमारे सेशन में, जी हमारे इसी सक्सेस सेशन में डॉक्टर विनोद कृष्णा पवार जो है, वर्मा जी, आपके सहारनपुर से आए थे। उन्होंने एक बहुत शानदार बात की कि शिक्षा में कहीं कोई वेस्टेज नहीं है, और ना ही शिक्षा में जो खर्च होता है वो बोझ है, वो इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपनी कोटेशन में, अपनी जानकारियों में कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दाढ़ेगा। वही तो ये दाड़ेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जी और शिक्षा से ही सारी चीजें आगे बढ़ती हैं। इंसान जो है तभी बेहतरी की तरफ बढ़ता है जब वो पढ़ लिख जाता है।
जी तो जी ये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आज आपने खटाना बुलेटिन में आके अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में लोगों हमारे दर्शकों को अवगत कराया। और राष्ट्र निर्माण भी यही है। सत्य सत्य तो ये है कि जब देश का नौजवान आगे बढ़ेगा, पढ़ेगा, लिखेगा और वो केवल खाली नौकरी नहीं, वो बिजनेस भी करे बिल्कुल। और हेल्थ के उसमें भी जाए, स्पोर्ट्स में भी जाए और एग्रीकल्चर को भी नई टेक्निक से कर सकता है, वो बेहतर तरीके से कर सकता है। तो एग्रीकल्चर भी कोई वो नहीं है, लेकिन उसे कुछ कर गुजरना चाहिए, ये जरूरी है। और बेटे और बेटियों को कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है। जैसे जैसा देश और समाज की शक्ति जो है स्त्री पुरुष दोनों है। तो मैं इस लाइव सेशन के माध्यम से और खटाना बुलेटिन का हमेशा ये प्रयास है कि देश और समाज के अंदर एक जागरूकता है, एक विचार की एक बयार जो है आगे बढ़े, देश का निर्माण हो, समाज का निर्माण हो। और सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं, आप एक निरंतर सर बने मैं रहते हैं। जी एक सर जी मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, समझ चाहता हूँ। एक चीज जी मैं जरूर समाज के बच्चों से यहाँ पर आह्वान करना जी जी, चाहूंगा बोलिए बोलिए। कि हमारे बच्चे जो हैं अंग्रेजी पढ़ने लिखने में बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं। जी और दुनिया में आज जो बातचीत की भाषा है वो सिर्फ अंग्रेजी है। जी और अगर आपको किसी अच्छे मुकाम पर पहुंचना है तो तीन चीजों पर आप जरूर फोकस करें। एक तो अंग्रेजी, एक गणित और एक रीजनिंग। इनसे जी आपके मस्तिष्क की जो एक्सपेंडेशन है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ है, वो बहुत मजबूत होती है। और अंग्रेजी भाषा पे तो बड़े जोर से आप जो है काम करना शुरू करते हैं, क्योंकि दुनिया में अगर कहीं जाना है तो बिना अंग्रेजी के आपका कहीं भी भला नहीं होने वाला। ये तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसके बगैर तो हाँ, गुजारा है ही नहीं। और जो बिल्कुल सर। इधर इधर उधर की बातें करते हैं उनसे कुछ नहीं होने वाला। बस होने हाँ, वाला है तो अपने डॉक्टर सत्येंद्र पवार जैसे जज्बात से और मेहनत से ये देश एक आगे चीज सर। बढ़ेगा, ये समाज आगे जी, बढ़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर।